हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर चलिए गाइस देखते हैं आज का हमारा टॉपिक म्यूटेशन उत्परिवर्तन। तो फिर म्यूटेशन के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर म्यूटेशन का प्रकार देखेंगे, जीन उत्परिवर्तन और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। थर्ड हम लोग देखेंगे उत्परिवर्तन के कारक, आखिर किन किन कारणों से है ना या फिर किन किन कारकों की वजह से जो है म्यूटेशन होता है वो हम देखेंगे। लास्ट में जो है इसका महत्व जो है हम देखने वाले हैं। तो फिर चलिए सबसे पहला जो है हम अपना इसका जो है इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखते हैं, यदि विभिन्नता वंशागत हो तथा अकस्मात किसी जीव में उत्पन्न होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है गाइस, हमें जो है भिन्नता होता है और कई भिन्नता जो है वंशागत चलता रहता है, वो हमें पता है। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी जीव में जो है अचानक से जो है विभिन्नता जो है उत्पन्न हो जाता है। तब जो अचानक या अकस्मात जो भिन्नता उत्पन्न होता है उसी भिन्नता को जो है उत्परिवर्तन हम कहते हैं। ठीक है, अचानक उत्पन्न होने वाले विभिन्नता को म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। आगे देखते हैं, वह संतति जो म्यूटेशन को प्रदर्शित करता है उसे उत्परिवर्ती कहा जाता है। अब देखिएगा, जो संतान या कोई जीव जिसके ऊपर म्यूटेशन हुआ है ना, जो म्यूटेशन को शो कर रहा है उसको जो है हम उत्परिवर्ती या म्यूटेंट कहेंगे। उत्परिवर्तन कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका दोनों में हो सकता है। कायिक कोशिका गाइस आप लोग 11th-12th में पढ़े होंगे, जैसे कि प्लांट का हम अगर पार्ट लें तो फिर पत्ती से भी हम कई बार प्लांट उगा सकते हैं, तना से भी प्लांट उगा सकते हैं, जड़ से भी, है ना। तो फिर उनको जो है कायिक सेल जो है कहते हैं। तो फिर कायिक कोशिका और जनन कोशिका जो है आप लोग जानते ही हैं। तो फिर कायिक कोशिका और जनन कोशिका दोनों में जो है म्यूटेशन हो सकता है। अब देखिए, जो कायिक कोशिका में जो होने वाला म्यूटेशन है गाइस, उसको जो है दैहिक उत्परिवर्तन या सोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं तथा जीवों की मृत्यु के साथ ही जो है समाप्त हो जाता है। अब जो प्लांट वगैरह में जो म्यूटेशन होगा है ना, जो कायिक कोशिका में उत्पन्न होगा म्यूटेशन, वो जो है उस जीव के मृत्यु के बाद ही जो है उसके साथ समाप्त हो जाएगा। परंतु जनन कोशिका में होने वाला उत्परिवर्तन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है स्थानांतरित होता रहता है ना। जो जनन कोशिका है, जैसे कि मानवों में है, अगर मानवों में उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है तो फिर वो जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। ठीक है, तथा जनन कोशिका में होने वाले म्यूटेशन को जर्मिनल म्यूटेशन जो है कहते हैं। ठीक है, और जो जनन कोशिका में जो म्यूटेशन होता है गाइस, उसको जो है जर्मिनल म्यूटेशन कहते हैं। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, म्यूटेशन की खोज का श्रेय जो है ह्यूगो डी व्रिज को जो है जाता है। ठीक है, तो फिर आपको इंट्रोडक्शन में इतना लिखना है गाइस। अब चलिए देखते हैं म्यूटेशन के प्रकार। सेकंड देखते हैं उत्परिवर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। अनुवांशिक पदार्थ की प्रकृति एवं उसमें परिवर्तन के आधार पर म्यूटेशन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर चैनल एक बार जरूर चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट वगैरह बन गया, आप लोग की सुविधा के लिए देख लेंगे, है ना। तो फिर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए अर्थात किसी जीव में परिवर्तन करने के लिए क्या करते हैं, उसके अनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए में परिवर्तन करते हैं, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। तो फिर जो अनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए ही है ना। तो फिर अनुवांशिक पदार्थ की प्रकृति एवं उसमें परिवर्तन के आधार पर जो है म्यूटेशन दो प्रकार का होता है। पहला है जीन उत्परिवर्तन और दूसरा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। अर्थात जीन में परिवर्तन करके भी जो है म्यूटेशन उत्पन्न किया जा सकता है और गुणसूत्र में भी जो है परिवर्तन करके म्यूटेशन उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, इनके भी टाइप्स हैं, जैसे कि जीन म्यूटेशन है, इसका भी प्रकार है, इसका भी प्रकार है ना। वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वो मैं आगे जो है आप लोगों को नोट्स में बताऊँगा। आप चाहें तो नोट्स बनाएंगे तो फिर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए सबसे पहला जो है जीन म्यूटेशन जो है देख लेते हैं हम लोग। जीन उत्परिवर्तन, डीएनए, जीन उत्परिवर्तन में डीएनए का रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। अब ये जो जीन उत्परिवर्तन है गाइस, इसमें क्या होता है, जो डीएनए है उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। अर्थात डीएनए किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है ना, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है, वो हमें पता है। तो फिर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं गाइस, वो जो है निश्चित क्रम में होते हैं डीएनए के अंदर, साथ ही निश्चित संख्या में होते हैं, है ना। तो फिर उनकी संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है, या फिर उनका जो सीक्वेंस है, जैसे कि एडेनिन जो है साइटोसिन के एडेनिन जो है थाइमिन के साथ, ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ जुड़ता है ना। तो फिर उनका ये वाला जो सीक्वेंस है वो बदल सकता है। ठीक है, इधर देख लेते हैं। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स एक निश्चित क्रम में जमे रहते हैं, अतः इनकी संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, या न्यूक्लियोटाइड्स का विन्यास जो है बदल सकता है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है ना।
तो फिर ये हो गया जीन उत्परिवर्तन। और एक बात ध्यान देंगे, जो जीन उत्परिवर्तन है गाइस, इसका डेफिनेशन जो है आप लोग अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है इसका भी डेफिनेशन सेम इसके जैसा ही है। ठीक है, तो फिर जीन उत्परिवर्तन का अच्छे से देख लेंगे। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, या फिर जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है वो बदल सकता है। अब चलिए देख लेते हैं जीन म्यूटेशन के प्रकार। देखते हैं जीन उत्परिवर्तन के प्रकार। तो फिर पहला है प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन और सेकंड है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, है ना। तो फिर सबसे पहले हम प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। इस प्रकार के उत्परिवर्तन में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के क्षारकों के जोड़ों में ऐसे परिवर्तन होते हैं कि एक नाइट्रोजनी क्षारकों की जगह दूसरी नाइट्रोजनी क्षारक या उसके कृत्रिम रूप द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन पढ़ के आपको समझ नहीं आया होगा। चलिए हम उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं। यदि क्षारकों का विन्यास TAC है तो पूरक क्षारकों की श्रृंखला ATG होगी। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये एक स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड, है ना। तो फिर क्या लिखा है, जैसे कि इस वाले में जो है TAC है ना, इस वाले में TAC है। यहाँ पे देख लिए TA, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ TAC है। ठीक है, इस वाले में क्षारक TAC है, तो पूरक क्षारकों की श्रृंखला यानी कि इस वाले में श्रृंखला में, है ना, क्या हो जाएगा, T की जगह क्या जुड़ेगा, A जुड़ेगा, और A के साथ क्या जुड़ेगा, T, और साइटोसिन के साथ ग्वानिन, है ना। तो फिर ये इधर रहेगा, तो फिर इसका पूरक में क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। ठीक है, होगा यदि किसी कारणों से TAC का C बदल करके G हो जाए। अभी देखिए कैसे ये TAC है, ये किसी कारणों से ये जो C है वो बदल करके क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। तब क्या होगा, तो पूरक क्षारकों का विन्यास यानी कि ये वाला TAC हो जाएगा, यानी कि ग्वानिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, तो साइटोसिन के साथ, साइटोसाइन के साथ, है ना। तो फिर ये ग्वानिन जो है ये साइटोसाइन में बदल जाएगा, अर्थात C में परिवर्तित हो जाएगा, वही लिखा है। ठीक है, तो फिर ये होता है प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन क्या है। ठीक है, एक क्षार को जो है दूसरे क्षार द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, इसका जो टाइप्स है गाइस, ये भी जो है ये जो प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन है ये भी 2 टाइप्स का होता है, वो हम देख लेते हैं। तो फिर फर्स्ट है गाइस ट्रांजिशन, है ना। ट्रांजिशन देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें एक प्यूरिन का प्रतिस्थापन दूसरे प्यूरिन द्वारा तथा एक पिरिमिडिन का प्रतिस्थापन दूसरे पिरिमिडिन द्वारा होता है। पिरिमिडिन की जगह पिरिडिन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एडेनिन जो है थाइमिन के साथ जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एडेनिन का जो है ग्वानिन में परिवर्तन हो सकता है, या फिर एडेनिन जो है ग्वानिन के द्वारा प्रतिस्थापित हो सकता है, या फिर ग्वानिन जो है एडेनिन के द्वारा प्रतिस्थापित हो सकता है। उसी प्रकार साइटोसाइन जो है थाइमिन के द्वारा प्रतिस्थापित और थाइमिन जो है साइटोसाइन के द्वारा प्रतिस्थापित हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रांसवर्जन। यदि प्यूरिन का प्रतिस्थापन पिरिडिन तथा पिरिडिन का प्रतिस्थापन प्यूरिन द्वारा हो तो इसे जो है ट्रांसवर्जन कहेंगे। जैसे कि एडेनिन का थाइमिन के द्वारा, थाइमिन का एडेनिन के द्वारा, और ग्वानिन है उसका थाइमिन के द्वारा, थाइमिन का भी ग्वानिन के द्वारा, फिर साइटोसाइन का ग्वानिन के द्वारा, ग्वानिन का साइटोसाइन के द्वारा, साइटोसाइन का एडेनिन, फिर एडेनिन का साइटोसाइन। यहाँ पर देखिएगा इस जो ऊपर का क्रम है वो A रहेगा, फिर G रहेगा, फिर C रहेगा और फिर C रहेगा, तब जो है इस प्रकार से जो है चेंजेस होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। चलिए अब देखते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, है ना। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, कई बार एग्जाम में केवल फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को दे देते हैं कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है। तो फिर चलिए देखते हैं, इस प्रकार के म्यूटेशन में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या में परिवर्तन होता है। ठीक है, जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स हैं गाइस उनकी संख्या में जो है परिवर्तन होता है। अब कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। वह उत्परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक क्षार या तो बाहर निकल जाते हैं या जुड़ जाते हैं, इसमें क्षार युग्मकों के बाहर निकलने या जुड़ने से एक नया कोडॉन बनता है जिसमें बिल्कुल भिन्न अमीनो एसिड होते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, अर्थात कुछ जो क्षार हैं वो बाहर निकल जाएंगे यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो, या फिर कुछ क्षार जो है जुड़ जाएंगे जिससे जो है एक नया कोडॉन बनता है। ठीक है, तो फिर इससे जो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। फ्रेम शिफ्ट अर्थात
जो क्षार हैं वो जुड़ जाएंगे या तो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और ये भी जो है 2 टाइप्स के होते हैं, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है विलोपन, है ना, डिलेशन। विलोपन अर्थात बाहर निकलना। ठीक है, यदि एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से एक या अधिक क्षार बाहर हट जाते हैं या निकल जाते हैं तो वह विलोपन कहलाता है, अर्थात निकल जाएंगे, है ना, बाहर निकल जाएंगे। जैसे कि ATC है, GAT है, CAT है। यहाँ से अगर हम ये इस वाले C को निकाल देंगे तो फिर जो फ्रेम है वो किस प्रकार से बनेगा, है ना, वो हम देखते हैं। तो फिर सामान्य संदेश है CAT GAT CAT GAT CAT GAT, इस प्रकार से है। ठीक है, अब संदेश जो आउट ऑफ फ्रेम हो जाता है, यहाँ पे हमने -C क्या है, अर्थात C को हटाना है ना। तो फिर यहाँ का सेम रहेगा, यहाँ का सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए इस हमने C को हटाया है तो फिर यहाँ का बच जाएगा AT। ठीक है, तो फिर AT हमने लिख दिया। अब सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो G है उसको इसके साथ लगा देंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ का AT, क्योंकि ये C जो है हट गया है, AT और ये G, तो फिर ये ATG आ गया। फिर यहाँ क्या बचा, AT बचा। फिर इस AT के साथ इस C को जोड़ देना तो फिर ये हो जाएगा ATC। फिर इस ATC, ये जो AT बचा है उसके साथ जो है G को जोड़ देना है तो फिर ये हो जाएगा ATG। उसी प्रकार इस करते जाएंगे तो फिर यहाँ का C जो है इस वाले के साथ जुड़ जाएगा तो फिर यहाँ केवल AT ही बचेगा। फिर इसको जो है AT डैश 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 कर देना है। ठीक है, तो फिर ये जो है विलोपन है, अर्थात एक क्षार युग्म जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं निवेश। निवेश में क्या होगा, निवेश अर्थात आएगा, है ना, यानी कि जुड़ेगा। इन्वर्जन, जब एक या अधिक क्षारक जुड़ जाएंगे तब उसे जो है निवेश कहते हैं। निवेश से भी जो है आनुवांशिक संदेश बाधित होते हैं, अर्थात जैसे कि हमारे जीन में प्रविष्ट होगा या फिर हमारे जीन से बाहर भी निकलेगा तब भी तो हम में म्यूटेशन होगा ना, है ना। तो फिर वही लिखा है, निवेश से भी आनुवांशिक संदेश बाधित होते हैं। अब देखते हैं जोड़ करके, जो सामान्य संदेश फिर से वही लिख लेंगे, CAT GAT CAT GAT, इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है G को जो है ऐड करना है। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखना है, ये सामान्य है, फिर संदेश जो आउट ऑफ फ्रेम हो जाता है तो फिर ये CAT यहाँ है, ये GAT यहाँ है, यहाँ हमको जो है G लगाना है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, G को जो है इधर सामने में लगाएंगे तो फिर आ जाएगा GCA, 3 आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा GCA। अब ये जो T बचा है इस T को जो है इसके साथ जो है जोड़ देंगे। ठीक है, तो फिर हो जाएगा TAG। फिर इस T को इसके साथ जोड़ेंगे, फिर इस T को फिर इसके साथ, फिर इस T को इसके साथ, वैसे करते हुए जाएंगे तो फिर ये पूरा हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारा जीन म्यूटेशन। अब हम देखते हैं गुणसूत्रीय म्यूटेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन। सेकंड है गाइस गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। गुणसूत्रों की संरचना में होने वाले, अर्थात गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स की संख्या या उनके जमावट में होने वाले किसी परिवर्तन को गुणसूत्रीय विपथन कहते हैं या गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए जो गुणसूत्र है उनमें प्रेजेंट होते हैं जीन्स, है ना, और ये जो जीन्स है वो गुणसूत्र में जो है एक निश्चित क्रम में और एक निश्चित संख्या में जो है लगे होते हैं, है ना। तो फिर गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन, अर्थात उसमें जो जीन्स लगे हुए हैं उनकी संख्या में परिवर्तन हो सकता है, या तो वृद्धि होगा या तो कम होगा, या फिर उनका जो विन्यास है, उनका जो जमावट है उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो फिर से जो है गुणसूत्रीय विपथन या गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। अब चलिए ये जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है उसके प्रकार जो है हम देख लेते हैं। तो फिर फर्स्ट है विलोपन। ठीक है, विलोपन अर्थात निकल जाएगा। ठीक है, इसमें गुणसूत्र का कोई हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है जिससे उसमें उपस्थित जीन्स की संख्या में कमी आ जाती है। विलोपन अर्थात बाहर निकलना, है ना। तो फिर इसमें क्या होगा, गुणसूत्र का कोई हिस्सा टूट करके जो है अलग हो जाएगा जिससे उस गुणसूत्र में जो है जीन्स की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड है आवृत्ति। आवृत्ति अर्थात बार बार। ठीक है गाइस, आवृत्ति अर्थात बार बार डुप्लीकेशन। इसमें एक ही प्रकार के जीन्स जो गुणसूत्र पर विद्यमान हैं यानी कि प्रेजेंट हैं वे पुनः एक से अधिक संख्या में पाए जाते हैं जिससे जीन्स की संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है गाइस, क्या लिखा है, जो जीन्स जो हैं गुणसूत्र में पहले से ही विद्यमान है वे पुनः फिर से जो है एक एक संख्या में पाए जाएंगे। तो फिर उससे क्या होगा, जीन्स की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगा, है ना। थर्ड है उत्क्रमण। इसमें गुणसूत्र के जीन्स जो विशिष्ट विन्यास में जमे होते हैं इनमें कुछ
जीन्स जो है उलट जाते हैं या 180 डिग्री से घूम जाते हैं। उत्क्रमण अर्थात उलट जाना, ऐसे समझिए आप लोग, है ना। तो फिर वो जो है घूम जाएंगे या फिर उलट जाएंगे, तो फिर उसे जो है उत्क्रमण हम कहते हैं। तो फिर इसके कारण भी जो है म्यूटेशन हो जाता है। फोर्थ है स्थानांतरण, ट्रांसलेशन। इसमें एक से अधिक गुणसूत्रों के टूटे टुकड़े असमजात गुणसूत्रों से जुड़ जाते हैं, तो फिर इससे भी जो है म्यूटेशन होता है। तो फिर ये हो गया गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के टाइप्स, है ना। अब देख लेते हैं गाइस थर्ड हम उत्परिवर्तन के कारक, आखिर किन किन कारणों से जो है, किन किन कारकों के कारण हमें हमारे बॉडी में उत्परिवर्तन होता है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है विकिरण, जैसे एक्स रे, बीटा रे एवं गामा रे, है ना। जब जैविक पदार्थों को एक्स रे आदि से विकिरित किया जाता है तब इनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाते हैं तथा अपने अपने परमाणु से पृथक हो जाते हैं। यह प्राइमरी आयनीकरण है। यह निकले हुए इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं, जिससे जीवों के शरीर में रासायनिक संगठन में, है ना, जिससे जीवों के रासायनिक संगठन में अर्थात डीएनए में म्यूटेशन प्रेरित होता है। ठीक है गाइस, अब कोई हम जैविक पदार्थ ले लेते हैं, अगर हम उसको एक्सरे द्वारा विकृत करते हैं तो फिर इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके बॉडी में इंटर करेगा। ठीक है, तो फिर वो जो इलेक्ट्रॉन है गाइस वो जो जैविक पदार्थ है उसके अनुवांशिक जो पदार्थ है उसके इलेक्ट्रॉन अर्थात जैसे कि उसमें क्षार युग्म है तो फिर उनको बाहर निकालना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण उसके रासायनिक संगठन में जो है म्यूटेशन प्रेरित हो जाता है। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से भी जो है म्यूटेशन होता है। अब चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है रासायनिक कारक, है ना, केमिकल म्यूटाजेन। तो फिर कई रसायनों के कारण भी जो है हमारे बॉडी में म्यूटेशन होता है, जैसे मस्टर्ड गैस आदि अपने प्रभाव से जीवों में म्यूटेशन प्रेरित कर सकते हैं। इसके अलावा एथिलीन ऑक्साइड और कोल्चिसिन, है ना, कोल्चिसिन, फॉर्मेलिन, फिनॉल, कैफीन आदि भी जो है म्यूटाजेन माने जाते हैं। तो फिर इन केमिकल की वजह से भी जो है हमारे बॉडी में म्यूटेशन हो सकता है। फोर्थ देख लेते हैं महत्व। अब देखिएगा इस म्यूटेशन अर्थात परिवर्तन, है ना, म्यूटेशन से क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन धीरे धीरे होगा तो फिर क्या होगा, जैसे कि कोई परिवर्तन धीरे धीरे कई सालों तक चला जाता है तो फिर एक नया जीव जो है, एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से जो है एक नए जीव का निर्माण होगा म्यूटेशन के कारण। और भिन्नता अगर होगा, इस भिन्नता क्या होता है, विकास का भिन्नता के कारण ही जो है विकास होता है ना, डेवलपमेंट होता है। तो फिर वही इसका महत्व है। ठीक है, उत्परिवर्तन का महत्व, ये जो डेवलपमेंट होगा और जो नए जीव बनेंगे वही इसके महत्व में आ जाएगा। तो फिर चलिए देख लेते हैं। म्यूटेशन एक स्वतः प्रक्रिया है तथा इन्हीं को आजकल विकास का आधार माना जाता है। ठीक है, कि जो कि मैंने आप लोगों को बताया, प्राकृतिक वर्ण, आनुवांशिक अपसरण, पार्थक्य आदि कारक हैं जो उत्परिवर्तनों को प्रभावशाली बनाकर जीव जगत में विविधता उत्पन्न करवाते हैं, जिससे कालांतर में नई जातियों का विकास होगा। ठीक है गाइस, तो फिर वही जो कि मैंने आप लोगों को बताया, तो फिर ये हो गया इसका महत्व। तो फिर गाइस आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और थैंक यू गाइस।